सुशांत सरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं क्योंकि जब भी हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तब हमारे दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाता है। 800 से ज्यादा शिप आज की स्थिति में पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं और उसमें से 426 ऑयल टैंकर्स हैं जो पर्शियन गल्फ में इंतजार कर रहे हैं। करीब 19 टैंकर्स ऐसे हैं कि जिनमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस है यानी एलएनजी का सप्लाई है। 34 टैंकर्स ऐसे हैं कि जिसमें एलपीजी का सप्लाई अटका हुआ है। पूरी दुनिया की जान एक तरीके से अटके हुई है। सुशांत सरीन, आज की स्थिति में कितने बड़े खतरे पर हम कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप वही धमकी और उसके बाद बातचीत वो वाला खेल खेल रहे हैं या कुछ और है इस वक्त? यार, खेल तो वही है कि धमकी भी दे रहे हैं, धौंस भी जमा रहे हैं, और कुछ कदम भी उठा रहे हैं। अब वो कितने कारगर साबित होते हैं ये तो आगे समय ही बताएगा कि वो पीछे हट जाते हैं या आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकेड उन्होंने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन उसको इन्फोर्स कैसे करेंगे? उसका मतलब क्या है? क्या अगर कोई और जो शिप है वो ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश करती है या उसको स्वीकार नहीं करती, तो क्या उसको वो जब्त कर लेंगे, उसके ऊपर बमबारी करेंगे, क्या करेंगे? अभी तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। कदम क्या उठाएंगे? दूसरी चीज ये है कि जो आप आंकड़े दे रहे हैं, देखिए वो जो शिप्स वहां पर फंसी हुई हैं वो तो फंसी हुई हैं, लेकिन आप जो ज्यादा भयंकर आंकड़े हैं कि कितनी शिप्स गल्फ के अंदर जा रही हैं, पर्शियन गल्फ में जा रही हैं, उसका तो नंबर 0 है। ये वो वाली शिप्स हैं जो युद्ध शुरू होने से पहले पर्शियन गल्फ में थी। उनमें सामान लाद दिया गया था और वो फिर दुनिया की मंडियों में जा रही थी, तेल गैस वगैरह लेकर के। ये 1-1.5 महीना हो गया इस बात को। अब जो सारी सप्लाई चेन है ऑयल की उस क्षेत्र से वो टूट चुकी है एक लिहाज से। अगर ये सारी की सारी शिप्स बाहर आ जाए तो फिर दोबारा से जो शिप्स जाएंगी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अभी सवालिया निशान है। तीसरी चीज ये साहिल, जो आप अभी तेल के दामों की बात कर रहे हैं, तेल के दाम तो एक छोटी बात है, उपलब्धि की भी तो सवाल है कि दाम आपका, और जौन जी सा आप दाम की बात जी कर रहे हैं, सारे मोस्ट ऑफ एशिया में तेल उस दाम पे नहीं बिकता, तेल उससे ज्यादा दाम पर बिकता है। जो हमारा रेट हाँ होता है वो हाँ दूसरा होता है बनस्बत जो ब्रेंट का, वो एक 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 पैरामीटर है वो, लेकिन हमारा उस बास्केट अलग है। वो ऑलरेडी 125 से 130 जी पे है। और प्रॉब्लम हमारे लिए ये है, और सिर्फ इसमें हम ही नहीं है, सारी दुनिया उसमें मुलव्वस है, मत की फंसी हुई है जी कि जी ठीक नहीं है। अगर आप किसी दूसरे सूत्र के पास जाते हैं, अमेरिका के पास, नाइजीरिया के पास, कहीं और, जो हम कर रहे हैं, वो क्या वो भरपाई कर पाएंगे और किस दाम पे कर पाएंगे? इस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारी थोड़ी सी स्थिति बेहतर इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो रिफाइनरीज हैं वो ऐसा तेल भी रिफाइन कर सकती हैं जो बहुत अधिकतर जो रिफाइनरीज हैं दुनिया में वो नहीं कर सकती। रूसी तेल, वेनेजुएला वाला जी तेल, किस्म का कनेडियन और अमेरिकी तेल जो है वो हम लोग रिफाइन कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी है। बहुत जी सारी रिफाइन नहीं कर सकती, तो जी उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो लेकिन गैस की प्रॉब्लम हमारे लिए भी रहेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए हमारे लिए तो सर का दर्द है ही, शायद उतना नहीं जितना बाकी देशों के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि हमारी भी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराएगी। इससे हमारे ग्रोथ रेट पे असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा। अभी तो सरकार ने दाम बचा करके रखे हुए हैं, लेकिन ये कब तक बचा करके रखेंगे? कभी कहीं ना कहीं तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे कभी तो या खुलेगी मुट्ठी। बढ़ाना पड़ेगा। कभी तो मुट्ठी खुलेगी। इतना नहीं, कभी आसान नहीं रहेगा। और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो बात तो बिल्कुल पैसे सही है देते हैं क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ दाम का संकट नहीं है, अवेलेबिलिटी का संकट भी है। क्या अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसका भी एक बहुत बड़ा संकट आज की स्थिति में खड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, किसी के हाथ में नहीं है इस संकट को रोकना, क्योंकि जिस पर जिनको फैसला करना है उनका एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात आज की स्थिति में वही है। लेकिन एक बड़ा सवाल आपने उठाया सुशांत सरीन, कि इसका स्कोप क्या है। अमेरिका नाकाबंदी करेगा तो क्या करेगा, किस तरीके से करेगा, क्या करेगा? अगर वहां से जहाज आता है तो उसे क्या कॉन्फिस्केट करेगा, उससे दोगुनी टोल वसूली करेगा या उसको डुबा देगा? क्या करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? डॉक्टर पूर्णिमा नाथ, इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि ट्रंप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम अपना ब्लॉकेड शुरू करने वाले हैं।
अब वो तो ब्लॉकेड का इस्तेमाल कर सकते हैं आमतौर पर। अगर आप इस तरीके से ब्लॉकेड करोगे तो उसका इंटरनेशनल अगर कानून है उसके हिसाब से देखें तो वह एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। इसीलिए क्यूबन क्राइसिस के समय पे ब्लॉकेड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्वारंटीन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पोप को भी सिखा रहे हैं कि भाई आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो आज की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं, लेकिन असलियत में क्या करने वाली है अमेरिका, उसका स्कोप क्या है इस ब्लॉकेड का, डॉक्टर नाथ? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि इंटरनेशनल लॉ की, आप तो सारे इंटरनेशनल लॉ की धज्जी उड़ा दिए। जब बॉम्बिंग किए थे ईरान के ऊपर, इसराइल के साथ जॉइंट स्ट्राइक किए थे, तब इंटरनेशनल लॉ कहाँ चला गया था? जब एक बार नहीं दो दो बार किया था, तो अभी इंटरनेशनल लॉ का क्या मतलब बनता है? अब जब यूनाइटेड नेशन का ऑडासिटी होता है ईरान के ऊपर आपने रेजोल्यूशन लगाने की, आपने इसराइल के ऊपर रेजोल्यूशन नहीं लाए हो, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर रेजोल्यूशन नहीं लाए हो, तो एक तरफा तो कहानी चल रही है यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन है कौन? बनाया कौन उसको? लिटरली 1945 के बाद जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू इंस्टीट्यूशंस है, वो बनाया किसने? उसके रूल्स कौन लिखे? तो फिर आप अगर देखेंगे, इन ऑनेस्टली अगर आप देखेंगे, सारे इंस्टीट्यूशंस तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाई है, और उनके सारे रूल्स यूनाइटेड स्टेट्स बनाती है, डिक्टेट यूनाइटेड स्टेट्स करती है, डिसाइड यूनाइटेड स्टेट्स करती है। टेररिस्ट कौन है, वो तो टेररिस्ट कौन है, इंटरनेशनल यूनाइटेड स्टेट्स करती है। इंटरनेशनल सिचुएशन में भी वही देखा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और अमेरिका ने ये कई बार इसका इस्तेमाल भी किया हुआ है। लेकिन मेरा सवाल एकदम साफ है, आज की स्थिति में ये ब्लॉकेड किस तरीके से होगा, इसका स्कोप क्या होगा? जो सुशांत सरीन सवाल उठा रहे हैं, क्या करेगी अमेरिका? कि जो कोई जहाज आएगा तो उसे रोक लेगी, उसमें से तेल उतार लेगी, या उसको डुबो देगी? करने क्या वाली है, उसका स्कोप क्या होगा? देखो, अभी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो मानसिक हालत है ना, इज एकदम अनहिंज्ड हो चुका है। उनका कोई लगाम, उनको कोई लगाम नहीं लगा सकता अभी। लिटरली हमारे एंटायर चेक्स एंड बैलेंसेस गवर्नमेंट के हिसाब से खत्म हो चुके हैं। ना कांग्रेस की कोई टीथ है, ना जुडिशियल ब्रांच को कोई टीथ है। हमारी रिपब्लिकन पार्टी की वो सिचुएशन आ चुकी है, इसीलिए हम हार रहे हैं, लॉ कॉन्स्टेंटली हार जा रहे हैं। बट आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका क्या करेंगे? 9 AM CST हमारे टाइम के हिसाब से, बेसिकली 2.5 आवर्स में उन्होंने बोला है कि ही इज गोइंग टू ब्लॉकेट। ब्लॉकेट में क्या करेंगे? अगर वो बमबारी करेंगे फिर से, दिस इज एग्जैक्टली व्हाई ही एक्चुअली वाज प्लानिंग सेंड एडिशनल ट्रूप, जहां पे आपने डिसाइड कर चुके सीज फायर करेंगे। सीज फायर में अगर अब दो पार्टी की बात भी हो रही है, JD वांस यहाँ से गए हैं और दूसरी जगह में जाके दूसरी की शर्त सुनने गए हैं, वही पहली वाली शर्त, एक एडेड सिचुएशन आ चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब लिटरली वहां पे एडिशनल ट्रूप भेजे हो। सो हमें ये काम दिमाग में सोचना चाहिए, वो डोनाल्ड ट्रम्प क्या करने वाला है। ही इज ए वॉर मॉन्गर, ही इज नॉट ए न्यू कंजर्वेटिव और एनीथिंग लाइक दैट। सुशांत सरीन, किसी को क्लैरिटी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं। ये जो ब्लॉकेड की बात वो कर रहे हैं, वो क्या करने वाले, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है किसी को। आप कुछ कहना चाह रहे थे? तो एक दो चीजें हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि काफी अनहिंज साउंड करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन एक दूसरा नजरिए से भी अगर हम देख लें तो बेहतर हो। और वो नजरिया ये है कि ये तो कोई नहीं कह सकता कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी एक घंटा पहले कुछ कहते हैं, दूसरे घंटे पे कुछ और कहते हैं, तीसरे घंटे पे कुछ और कहते हैं। लेकिन एक चीज कंसिस्टेंसी है। लेकिन वो युद्ध में तो पड़े ये सोच के कि भाई 3-4 दिन में बात सुलझ जाएगी। अब उनको नजर आ रहा है कि ये युद्ध भीषण होता है तो इसकी जो तबाही है, वो ना सिर्फ ईरान को तो जो तहस नहस करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी खाड़ी के देश हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, और साथ ही साथ खित्ते के जो बाकी देश हैं वो भी इसकी लपेट में आ जाएंगे। तो बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था टोटली तबाह हो जाएगी इससे। और वो ये बात समझ रहे हैं, और कोशिश मेरा ख्याल अब उनकी ये है, और अपने तरीके से, जो एक अहमकों का तरीका है शायद, वो ये समझ रहे हैं कि यार बमबारी से तो काम नहीं चला, तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ धौंस धमकी, थोड़ी सी गुंडागर्दी दिखा करके अब मैं इससे कुछ इसमें रास्ता निकाल लूं तो वो बेहतर होगा। तो वो जो ये अभी ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं, देखिए इसके जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, ये तो मैंने जैसे आपसे पूछा कि अभी तक क्लियर नहीं है कि वो क्या करेंगे। क्या वो गोला दागेंगे, क्या करेंगे, ये नहीं पता। लेकिन उन्होंने ये जो एक्शन लिया है, ये वही धौंस धमकी का है कि यार इस युद्ध को और भीषण ना हो, और अगर ईरान ये कर रहा है तो हम भी यही करेंगे।
तो ये वो वाला तरीका है। नहीं, लेकिन अब सुशांत, होता है, देखिए नहीं होता। इसमें दिक्कत यह है, इस पे दिक्कत यह है, अखिल पराशर हमारे साथ बीजिंग से जुड़े हुए हैं। देखिए वो जो धौंस जमा रहे हैं ना, वो ईरान को तो तकलीफ में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में चीन को भूमिका लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ज्यादातर असर इसका चीन पर पड़ेगा। सबसे पहली प्रतिक्रिया इस पूरे धमकी के बाद चीन की तरफ से आई है। चीन कह रही है कि भाई हम तो 90% ऑयल लेते हैं ईरान से, हमारा तो उनसे समझौता हो चुका है, और जो समझौता हुआ है उस पर हम कायम रहेंगे। और अगर कायम रहेंगे अखिल पराशर, तो क्या करेंगे चीन, क्या करेगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले उनकी प्रतिक्रिया हम दिखा रहे थे, वो कह रहे हैं वो तो कुछ नहीं कर सकते। क्या चीन इसमें उतरेगा अगर इकोनॉमिक ब्लॉकेड होने की कोशिश होती है तो? इसमें देखिए साहिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो सैन्य आमना सामना है वो तो नजर नहीं आ रहा, वो तो नहीं होगा, लेकिन ये यकीनन है कि अमेरिका और चाइना के बीच जो राजनीतिक और जो आर्थिक टकराव है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जैसे कि आज अभी चीनी विदेश मंत्रालय ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, और जो स्पोक पर्सन है उन्होंने बोला है, और संयम बरतने की बात की गई है। और ये बोला गया है कि जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के हित में है, और ये रोकना और नाकेबंदी कर देना ये किसी भी के लिए, पक्ष के लिए अच्छा नहीं है। तो चाइना ने तो एक बरत संयम बरतने की बात बोली गई है। और रही बात अगर इस तरीके से बढ़ेगा या ये जो नाकेबंदी लंबे समय तक चलेगी, डेफिनेटली, और चाइना को खींचने की बात की जाएगी इसमें, तो जो यूएसए और चाइना के बीच जो टकराव है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो मिलिट्री फेस ऑफ है वो तो शायद नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से जो राजनीतिक टकराव या आर्थिक टकराव है वो जरूर बढ़ेगा। चाइना हो सकता है कि बहुत कुछ कदम उठा सकता है, जैसे कि टैरिफ लगाने का, या जो अमेरिकी प्रोडक्ट है उस पर बैन लगाने का, बहुत सारी चीजें हैं। इवन जैसे कि जीएमओ, जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है जो अमेरिका से आता है चाइना में, उस पर वो रोक लगा सकता है। वो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे हथकंडे हैं जो कि वो अपना सकता है अगर इस लेकिन तरीके जिस से तरीके ये से लंबे समय। अमेरिका ने अपने आर्मर्स, अपने युद्ध पोत वहां पर खड़े किए हुए हैं, और उसके जरिए वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे युद्ध पोत खड़े हैं, जिसके चलते हम ब्लॉकेड इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। चाइना एक तरफ कह रहा है, चाइना से स्टेटमेंट किसका आया है? तो डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है। वो कह रहे हैं कि हम इस तरीके से ब्लॉकेड सहन नहीं करेंगे, हमको यह बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर रहेगा, ये स्टेटमेंट बाजी रहेगी, या सचमुच में उनके तरफ से भी कोई दखलंदाजी होगी इस पर्शियन गल्फ में? देखिए अभी तो, क्योंकि अभी तो है ना, वेट एंड वॉच वाली स्थिति बनी हुई है।